CH-221 अनिरुद्ध का मिशन। मैम, विराट काले सांप की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। उसका बहुत सारा खून बह गया है। क्या आपको लगता है कि जो ब्लड सीरम इंसानों के लिए बनाया जाता है वो विराट काले सांप के लिए भी काम आ सकता है? आरव ने पूछा। हाँ, लेकिन उसकी साइज के हिसाब से उसे एक ट्रक सीरम की जरूरत पड़ेगी। हमें इतने सारे ब्लड सीरम कहाँ से मिलेंगे? मीरा ने विराट काले सांप की तरफ देखकर कहा। आरव कुछ देर सोचने के बाद बोला, मैं ब्लड सीरम ला सकता हूं लेकिन वो डिफेक्टिव है। मीरा ने मुड़कर आरव को गुस्से में देखा और बोली, बेवकूफ लड़के, तुम विराट काले सांप को वो ब्लड सीरम देने की कोशिश कर रहे हो जिनसे महामारी फैली है? आरव ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम, मुझे लगा कि वो इस महामारी से इम्यून होगा। आरव की बात सुनकर मीरा चौंक गई और फिर एकदम खुश होकर बोली, हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। तो क्या इसका मतलब विराट काला सांप हर तरह के जहर से इम्यून है? आरव को इस बात पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। उसे अब तक सच में विराट काले सांप की शक्ति का कोई अंदाजा नहीं था। मीरा मुस्कुराई और बोली, वो दुनिया में पाए जाने वाले हर तरह के जहर का जन्मदाता है। आरव के दिमाग में तो ये आइडिया ऐसे ही आ गया था, लेकिन उसे मीरा से पता चला कि सच में वो विराट काले सांप को डिफेक्टिव सीरम पिला सकता था। छुटकी और अनिरुद्ध पश्चिमी किले के पास वाले जंगल में थे। अनिरुद्ध छुटकी के आगे चल रहा था क्योंकि वो जंगल के रास्ते से बखूबी वाकिफ था। वो अपने गरुड़ के लिए यहाँ शिकार करने आता रहता था। क्या तुम्हें पक्का पता है कि उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है? छुटकी ने एकदम सीरियस होकर पूछा। सच कहूं तो अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस दिन तो मेरे बुलाने पर वो आ गया था। मैं उसे इस बांसुरी से बुलाता हूँ। खैर, अभी कुछ देर में पता चल ही जाएगा कि वो अभी मेरी बात मानता है या नहीं, अनिरुद्ध ने एक बांसुरी निकाल कर कहा। इसके बाद उसने बांसुरी अपने मुंह के पास लाया और एक धुन बजाने लगा। वैसे तो ये धुन बहुत हाई नोट पर थी, लेकिन फिर भी सुनने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। छुटकी ने चारों तरफ उस गरुड़ पक्षी को देखा, लेकिन उसे उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। अनिरुद्ध अपनी बांसुरी बजाता रहा। बहुत लंबे समय बाद जब वो रुका तब उसे आसपास सिर्फ कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आ रही थीं। उसने अपनी बांसुरी वापस रखी और बोला, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा था। जब पूरे ब्रीड वाले गरुड़ पक्षी रूलर क्लास बीस्ट को रेसिस्ट नहीं कर पाए तो मेरा गरुड़ तो फिर भी एक मिक्स ब्रीड है। तुम एक बार और कोशिश क्यों नहीं करते? हो सकता है वो यहाँ से ज़्यादा दूर हो, छुटकी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। अनिरुद्ध ने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली, अपनी बांसुरी निकाली और वो उसे बजाने ही वाला था कि तभी उसे थपेड़ों से एक आवाज़ सुनाई दी। अनिरुद्ध इतनी देर से यही आवाज़ सुनने के लिए तो तरस रहा था। ये उसी गरुड़ पक्षी की थी जिसे उसने बचपन से पाला था। पश्चिमी किले के सारे गरुड़ पक्षियों को मार दिया गया था, लेकिन उसकी मिक्स ब्रीड ने उस गरुड़ पक्षी की जान बचा ली थी। ये जानकर अनिरुद्ध चौंक गया कि वो गरुड़ पक्षी अब भी उसकी बात मान रहा था और उसके बुलाने पर वो वहां आ रहा था। वो गरुड़ तेजी से पंख फड़फड़ाते हुए अनिरुद्ध के सामने आया और एक पालतू की तरह अपना सिर अनिरुद्ध के हाथ से मलने लगा। उसके गरुड़ ने उसे नहीं छोड़ा था और ना ही वो उसके खिलाफ गया था। अनिरुद्ध ने एक्साइटेड होकर अपने गरुड़ को गले लगा लिया और बोला, क्या तुम जानते हो कि हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं? आज तक आर्मी के सारे लोग हमें नीचा दिखाते आए हैं, लेकिन अगर हमने ये मिशन पूरा कर लिया तो पश्चिमी किले के लोग हमें नीचा नहीं दिखाएंगे और हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। हमें इसी पल का तो हमेशा से इंतजार था। उस गरुड़ पक्षी ने एक्साइटेड होकर एक आवाज़ की मानो वो अनिरुद्ध की सारी बातें समझ रहा हो। देखो, ये मिशन बहुत ही खतरनाक है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो हम दोनों मारे जाएंगे। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं जिंदगी भर आर्मी में रहने के बाद भी सिर्फ खाना ही बनाता रहूं। मैं भी अपने लोगों की रक्षा करना चाहता हूं, डिमन बीस्ट से मुकाबला करना चाहता हूं, और इसमें सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, दोस्त। अनिरुद्ध ने गरुड़ की तरफ देखकर पूरे दिल से कहा। वो गरुड़ पक्षी एकदम शांत था। उसने तुरंत अपने पंख फैला लिए मानो अनिरुद्ध को बताने की कोशिश कर रहा हो कि वो इस मिशन के लिए तैयार था। ठीक है, फिर तो चलते हैं। अनिरुद्ध अपने गरुड़ पक्षी की पीठ पर बैठ गया। अच्छे से बैलेंस बनाने के बाद वो छुटकी से बोला, तुम यही मेरा इंतजार करना। जैसे ही हमें लाल जादुई बूटी मिल जाएगी, हम उसे लेकर पश्चिमी किले में आ जाएंगे। ठीक है, मैं अपने इस मैप से तुम्हें कुछ हद तक सुरक्षा दे सकती हूँ, लेकिन पूरी सुरक्षा का वादा मैं तुमसे नहीं कर सकती। और याद रखना, अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो और सफ़ेद जादुई बाजों से लड़ना पड़े तो वहां से भाग आना। किसी चीज़ की फिक्र मत करना, तुम अकेले इतने सारे सफ़ेद जादुई बाजों का सामना नहीं कर सकते, छुटकी ने सख्ती से कहा। वो चाहती थी कि अनिरुद्ध सुरक्षित वापस लौट आए। छुटकी की बात सुनकर अनिरुद्ध ने मुस्कुरा दिया और छुटकी को सलाम करके अपने गरुड़ पक्षी की पीठ थपथपाई।
अगले ही पल वो गरुड़ पक्षी हवा में उड़ा और जंगल में गायब हो गया। छुटकी ने अपना सिर उठाकर उस बहादुर लड़के और उसके गरुड़ पक्षी की तरफ देखा, जिससे आर्मी के लोग बुरा बर्ताव करते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि स्वप्न नगरी की किस्मत 17 साल के लड़के के हाथों में होगी। उसने पश्चिमी दिशा की तरफ देखा तो उसे सफ़ेद जादुई बाजों के झुंड दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि वो किले के ठीक ऊपर पहुंच गए थे। शहर के लोग भी दूर से रंग बिरंगे धमाकों को देख पा रहे थे। स्वप्न नगरी के मैजिशियंस उस खूनी युद्ध में जी जान से लड़ रहे थे। उम्मीद ये की जा रही थी कि वो सफ़ेद जादुई बाजों को अनिरुद्ध के लाल जादुई बूटी लाने तक रोक दें, वरना जल्द ही एक के बाद एक मैजिशियंस की जाने लगेंगी। अब ये सब आरव के कंट्रोल में तो था नहीं, इसलिए आरव ने अपना पूरा ध्यान विराट काले सांप को ठीक करने में लगा दिया। जिन ब्लड सीरम में जहरीले चूहों का खून था, उन्हें पश्चिमी झील लाया जा रहा था। उनकी गिनती बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए अगर विराट काला सांप ट्रक भर के सीरम पी भी लेता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो सीरम्स इंसानों के किसी काम के तो थे नहीं। विराट काला सांप ही उनका पूरा फायदा उठा सकता था। सीरम्स को पश्चिमी झील तक पहुंचने में काफी वक्त लग गया। जब ब्लड सीरम वहां पहुंचे तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। आरव ने देखा कि विराट काला सांप गहरी नींद में था तो वो उनके सिर पर कूद गया। वो ब्लड सीरम काफी छोटी थी और विराट काला सांप उन्हें खुद तो पी नहीं सकता था, इसीलिए आरव के पास उन सीरम को विराट काले सांप के मुंह में डालने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। आरव ने उन सीरम को विराट काले सांप के दांतों के बीच से अंदर डालने लगा। भले ही वो सीरम काफी छोटे थे, लेकिन एक इंसान में वो लगभग 10 से 15 गुना ज्यादा खून प्रोड्यूस कर सकते थे, तो फिर पूरी ट्रक भरी सीरम विराट काले सांप के कुछ तो काम आ ही सकती थी। आरव लगातार वो ब्लड सीरम से विराट काले सांप को पिलाता जा रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन ब्लड सीरम की क्या कीमत थी। जल्दी ही उसने ट्रक की पूरी सीरम से विराट काले सांप को पिला दी। ये ब्लड सीरम कुल देवता बीस्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद निकले। आरव साफ महसूस कर पा रहा था कि विराट काले सांप का शरीर धीरे धीरे वापस शक्तिशाली हो रहा था। जब आरव विराट काले सांप को ब्लड सीरम का आखिरी बॉक्स पिला रहा था, तो विराट काले सांप ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अपने सिर पर खड़े हुए आरव को देख रही थीं। आरव तो इतना डर गया कि लड़खड़ाकर झील में गिरते गिरते बचा। विराट काले सांप ने हल्की सी आवाज की, जिससे आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुड़कर ब्रिज पर खड़ी हुई मीरा से पूछा, ये क्या कह रहा है? आरव को डरा हुआ देखकर मीरा हंसने लगी और बोली, वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास और सीरम है और वो तुम्हारा शुक्रिया अदा भी कर रहा है। उन डिफेक्टिव सीरम्स को बर्बाद करने से तो यही बेहतर था कि उन्हें विराट काले सांप को पिला दिया जाए। आरव ने तुरंत ही ईशाना को कॉल किया और उससे और ब्लड सीरम भेजने को कहा। तभी विराट काले सांप ने फिर से आवाज की। इससे पहले आरव पूछ पाता, मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कालिया कह रहा है कि वो सीरम्स बहुत ही स्वादिष्ट हैं, उसे वो बहुत पसंद आए। ये सुनकर आरव के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। उसे नहीं लगा था कि उन डिफेक्टिव ब्लड सीरम्स का कोई इस्तेमाल होगा, लेकिन विराट काले सांप के लिए तो वो किसी दावत की तरह थे। योजक चिन्ह, अपने नॉर्थ में देखो, कुछ शक्तिशाली सफेद जादुई बाजों का झुंड तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा है। तुरंत अपना प्रेसेंस छिपा लो। अगर उन्हें तुम्हारी इंसानी बू आ गई तो परेशानी हो जाएगी। मैं भी तुमसे ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। वो मेरे डिवाइस का सिग्नल कैच कर सकते हैं। एक बार तुम यहां से निकल जाओ तो मुझे सिग्नल देना। ब्लूटूथ से छुटकी की आवाज आई। अनिरुद्ध ने तुरंत अपने नॉर्थ में देखा। वहां सफेद जादुई बाजों का एक बहुत बड़ा झुंड पहाड़ी के चक्कर लगा रहा था। साफ था कि वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनकी तेज आवाजें सुनकर तो अनिरुद्ध की बत्ती गुल हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो कब वहां से भाग जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अनिरुद्ध ने अपनी सांस रोकी और अपने हाथ में एक गोली को मसल दिया। इस गोली का इस्तेमाल आमतौर पर मिलिट्री में रहने वाले अफसर करते थे। इसका इस्तेमाल करने से उनकी इंसानी खुशबू दब जाती थी, जिस कारण कोई भी डीमन बीस्ट उनकी मौजूदगी का पता नहीं लगा पाते थे। अनिरुद्ध और उसका गरुड़ कुछ झाड़ियों के नीचे छिप गए और उन सफ़ेद जादुई बाजों के वहां से जाने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जब सारे सफ़ेद जादुई बाज वहां से चले गए तो अनिरुद्ध झाड़ियों में से बाहर आने लगा कि तभी उसे आर्मी में काम करने वाले एक बूढ़े सैनिक की बात याद आई कि सफ़ेद जादुई बाज एक ही जगह को हमेशा 2 बार पेट्रोल करते हैं और उसके बाद ही अलग जगह की तरफ बढ़ते हैं। उनकी ऐसी सख्ती की वजह से कोई भी उनके इलाके में नहीं आ पाता था और वो हमेशा बहुत चौकन्ना रहते थे। अनिरुद्ध ने खुद को शांत किया और इंतजार करता रहा। जैसा कि उसने सोचा था, कई सारे सफेद जादुई बाज दूसरी तरफ से उनके ठीक ऊपर आने लगे। अगर वो तब बाहर निकल गया होता तो शायद सफेद जादुई बाजों को उसकी लोकेशन पता चल गई होती और उसके मिशन की बैंड बज गई होती।
उन सफ़ेद जादुई बाजों की पेट्रोलिंग से बचने के बाद अनिरुद्ध वापस अपने गरुड़ पक्षी पर सवार हुआ और उसके साथ आगे का सफ़र तय करने लगा। अनिरुद्ध अपनी याददाश्त के दम पर उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा था जहां पिछली बार उसे लाल जादुई बूटी मिली थी। होना तो यही कहीं चाहिए, बस भगवान करे कि यहाँ कोई सफ़ेद जादुई बाज ना हो, अनिरुद्ध ने मन ही मन कहा। एक वॉरियर क्लास या फिर कमांडर क्लास सफ़ेद जादुई बाज आसानी से अनिरुद्ध के गरुड़ पक्षी को पहचान सकता था। भले ही वो गरुड़ पक्षी सर्वेंट क्लास सफ़ेद जादुई बाजों में मिक्स हो सकता था, लेकिन वॉरियर्स या कमांडर क्लास बीस्ट का आना उन पर भारी पड़ सकता था। कुछ देर बाद अनिरुद्ध को वो जाना पहचाना रास्ता दिखने लगा। उसके सामने वाली पूरी पहाड़ी पर सिर्फ लाल जादुई बूटी ही थी। उस पहाड़ी के थोड़े करीब ही कुछ सफ़ेद जादुई बाज लड़ रहे थे। अनिरुद्ध अपने गरुड़ पक्षी के पंखों में छिपकर किसी तरह उस पहाड़ी तक पहुंच गया। उन सफ़ेद जादुई बाजों ने अनिरुद्ध के गरुड़ पक्षी को वहां देखा, लेकिन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अनिरुद्ध अपने गरुड़ को ऐसी जगह ले जाने लगा जो उन सफ़ेद जादुई बाजों से दूर थी। वहां पहुंचने के बाद वो अपने गरुड़ की पीठ से उतरा और उसके पीछे छुपकर ही लाल जादुई बूटी तोड़ने लगा। 10,000 से भी ज्यादा लोग इस महामारी से ग्रसित हो गए थे, इसीलिए उन्हें लाल जादुई बूटी भी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ने उसे एक स्टोरेज ब्रेसलेट दिया था, जो दिखने में तो एक आम ब्रेसलेट जितना ही छोटा था, लेकिन उसके अंदर इतनी जगह थी कि एक पूरा घर समा जाए। अनिरुद्ध ने सोच लिया था कि वो उस ब्रेसलेट को जितना ज्यादा भर पाएगा उतना ज्यादा भरेगा। वो तेजी से लाल जादुई बूटी के पौधे तोड़ रहा था। इन पौधों पर गुलाब के पौधों की तरह ही कांटे लगे हुए थे और अनिरुद्ध ग्लव्स लाना भूल गया था, जिसकी वजह से उसके पूरे हाथ खून से लथपथ हो गए थे। जगह जगह जख्म उभरने लगे थे। दर्द इतना ज्यादा था कि उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं सकता था। एक एक पल उसके लिए बहुत कीमती था। उसके कंधों पर हजारों लोगों की जान की जिम्मेदारी थी। उसके हाथों से काफी खून बह रहा था। जल्द ही उसकी बू हवा में चारों तरफ फैलने लगी थी और पास ही मौजूद सफ़ेद जादुई बाजों तक भी पहुंच गई। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगे। शिट शिट शिट, उन्हें मेरे यहाँ आने का पता चल गया। उन्हें मेरे खून की बू आ गई है, अनिरुद्ध ने मन ही मन बड़बड़ाया। वो एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छिप गया और उसने गरुड़ पक्षी से बोला, जाओ, अभी उनका ध्यान अपनी तरफ खींचो। जब सब कुछ ठीक हो जाए तो वापस यही आना, उसके बाद हम पश्चिमी किले के लिए चलेंगे। गरुड़ ने अनिरुद्ध की बात सुनी और सीधा उनके तरफ बढ़ते हुए एक सफ़ेद जादुई बाज से टकरा गया। सफ़ेद जादुई बाज भी अपनी चोंच से गरुड़ को काटने लगा। देखते ही देखते दोनों बीस्ट एक दूसरे से लड़ने लगे। जल्द ही अनिरुद्ध का गरुड़ मौका देखकर हवा में उड़ गया और उसके पीछे पीछे वहां मौजूद सारे सफ़ेद जादुई बाज भी उड़ गए। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, अनिरुद्ध ने धीमी आवाज में कहा। सफ़ेद जादुई बाजों के वहां से जाने के बाद अनिरुद्ध को किसी भी चीज़ की फिक्र करने की अब जरूरत नहीं थी। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स फाड़ी और उन्हें अपने हाथ में लपेट लिया। वो किसी भी तरह से ज़्यादा लाल जादुई बूटी इकट्ठी करना चाहता था। जितनी बार भी वो जमीन से बूटी वाला पौधा बाहर खींचता, उतनी ही बार उसके हाथ में लिपटा हुआ कपड़ा फट जाता। अनिरुद्ध को जख्म पर जख्म लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने लाल जादुई बूटी के कितने पौधे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन जब उसने देखा तो उसका स्टोरेज ब्रेसलेट पूरा भर गया था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अपने गरुड़ की आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध बहुत खुश हो गया था। वो एकदम सही टाइम पर वापस लौटा था। अब उनके वापस लौटने का वक्त हो गया था। वो तुरंत ही अपने गरुड़ की पीठ पर बैठा और वो लोग पश्चिमी किले के लिए निकल गए।